हेलो दोस्तों, मैं हूं राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं काशी की छाव में अभय एपिसोड नंबर 15। मालिनी रंजीत को काशी को मारने भेज चुकी थी। उसके दिल में अभी भी वो बदले की आग थी जो अभय के मारने पर भी नहीं बुझी थी। वो काशी के साथ अब उसके साथ देने वालों को भी मारना चाहती थी। रंजीत उसके कहे मुताबिक बनारस पहुंच गया था। सुबह तक वीरों से मिलके वो काशी को खोजने लगा था। सुबह का वक्त काशी का घर। काशी रेडी होकर बाहर आई तो देखा शालिनी और चंदू साथ में मिलकर रसोई का काम कर रही हैं। काशी ने कंधों पर रखा अपना बैग सोफे पर रखते हुए कहा, माँ आते ही आपको आंटी ने काम पर लगा दिया। अरे पहली बार वो बनारस आई हैं, जरा घूमने फिरने दिया होता उन्हें। बेटा जी ये पहली बार यहाँ नहीं आई हैं। ये तो पैदा ही यहीं हुई थी। तुम्हें अभी तक बनारस के बारे में इतना नहीं पता होगा जितना इन्हें पता है। बस वो तो राजा शाह से शादी के बाद राजस्थान में रहने लगी और वहीं घर गृहस्थी में बिजी हो गई। चंदो के ये कहने पर वो शालिनी की तरह आंखें फाड़े देखने लगी। मतलब अब भी बनारसी हैं? मतलब आप भी बनारसी हैं? अरे वाह, तब तो आपकी और मेरी बहुत जमेगी। ये कहते हुए उसने शालिनी को साइड से गले लगा लिया। शालिनी ने उसके गालों को छूते हुए कहा, बिल्कुल, आखिर आप भी तो मेरी बेटी जैसी हैं। रुद्र अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा के सब देख रहा था। या कह लो कि उसकी नज़र काशी पर थी। तभी उसकी बहन ने उसे पूछा, भाई क्या देख रहे हो? रुद्र खोए हुए ही बोला, काशी को। बड़ी अजीब लड़की है। एक वक्त इसे देख के लगा कि जैसे इसे प्यारी लड़की हमने नहीं देखी, पर कल रात जब आप किडनैप हुई तो और ये ललन को मार रही थी तब लगा इसकी तरह खतरनाक लड़की हमने कहीं नहीं देखी। देवी माँ इसे शादी होने वाले लड़की को बचाई। पता नहीं उसकी क्या हालत हो गई होगी बेचारे की। उसकी बात सुनकर शिवांगी से बोली, इतनी चिंता है उस लड़के की तो आप ही क्यों नहीं शादी कर लेते? बेचारा वो लड़का बच जाएगा और आपको भी कोई सीधा रखने वाली मिल जाएगी। उसकी बात पर रुद्र उसकी तरफ देखने लगा। बस वैसे भी वो राजपूत है और आप लड़ाकू भी हैं, खूब जमेगी आपकी उसकी। आप एग्री यंग मैन। वो राजपूती लड़का कहते तो आपके लिए भी एक लड़का खोज लेते हैं यहाँ पर और बांध देते हैं आपको उसे पल्ले। ये बोल के वो उसके सर पर एक चपत मार के डाइनिंग टेबल के पास आ गया। उसके जाने के बाद शिवांगी खुद से बोली, हमने तो खुद के लिए खोज लिया है एक बनारसी को, बस अब उसे प्यार करना सिखाना होगा। ये कहते हुए उसकी नज़र युग पर चली गई। वो आए और उसके पास वाली चेयर पर बैठ गई। युग ने जब बस उसे देख के स्माइल कर दी। उसने भी एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसे देखा। तभी सब वहाँ आ गए। राणा जी खड़े थे और शालिनी को बैठने के लिए चेयर खिसकाने लगे। अरे रहने दीजिए, आप बैठे, हम बैठ रहे हैं। उसके ये कहने पर राणा जी भी बैठ गए। सभी बैठ के नाश्ता कर रहे थे। तभी शिवांगी ने कहा, क्या मैं भी आप सबके साथ शिवरात्रि की तैयारियों के लिए चलूं? काशी ने उससे पूछने पर साथ आने का कह दिया। यह सुनकर वो खुश हुई। उसने जल्दी से नाश्ता किया और उसके साथ घाट पर चली गई। दूसरी तरफ रंजीत वीरू के साथ काशी को खोज रहा था। उसे वीरू से पूछा कि उसे काशी को कहाँ देखा था तो वीरू ने उसे घाट के पास बताया। रंजीत सबको लेकर वहाँ चला गया। उसे काशी भी सबके साथ वहाँ आ गई। रुद्र भी शिवांगी के कहने पर उसके साथ आ गया था। वो इसलिए भी साथ आया था कि वो काशी और शिवांगी की हिफाजत कर सके। उसे अपने आदमियों को घाट के पास फैल जाने का कहा और नजर रखने को भी कहा। काशी सबको आगे का काम समझा रही थी। उसने शिवांगी और युग को साथ में कुछ पोस्टर बनाने के लिए दे दिए और कुछ खुद शिव जी के पोशाक को ठीक करने लगे। रुद्र खड़ा हर तरफ देख रहा था। काशी ने उसे खाली देखा, कहा, आप ये ले और मोती की माला बनाइए। रुद्र की उसकी तरफ देखकर बोला, आप पागल हैं, मैं ऐसे फालतू काम नहीं करता। हाँ, आप ये बोलो कि आप कोई काम नहीं करते, बस खड़े रहते हैं। ये बोल वो जाने लगी तो उसका पैर फिसला और रुद्र से संभालते हुए उसके साथ घाट के पानी में गिर गया। दोनों के पानी में गिरते ही सब के भाग के पास आए। काशी पानी में डूबने को हुई तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसे सीने से लगे हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ना मत, मुझे तैरना नहीं आता है। उसे पकड़ रुद्र पानी से में तैरते हुए घाट की सीढ़ियों पर आया और उसे बाहर लेकर आया। वो अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी। रुद्र ने जब उसे देखा तो वो आंखें बंद किए हुए उसे सीने से चिपकी हुई थी। आज उसमें उसे फिर से एक प्यारी सी लड़की नजर आ रही थी। तभी रंजीत की नजर रुद्र पर गई। उसे देखा कि काशी भी उसके सीने से लगी हुई है। रंजीत वीरू के साथ घाट की दूसरी तरफ सीढ़ियों पर खड़ा था। वो जैसे आगे बढ़ने लगा, वीरू ने उसे रोक दिया। छोटे मालिक, अभी भीड़ है, अभी इस पर हमला करना ठीक नहीं होगा। पर और इस वक्त वहाँ कंवर रुद्र भी है। हम मौका देख के तब अपना काम करेंगे। उसके कहने पर वो मान गया, पर सबको उसके ऊपर नजर रखने को बोला और बाकी सब भी उसका घर खोजने को कहा। इधर काशी खुद को संभालते हुए उठी और अपने गीले दुपट्टे से खुद को कवर करने लगी। चलिए घर चलते हैं, आप चेंज कर लीजिए तलकर। रुद्र ने उसे बिना देखे कहा। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। उन सबको काम करने का बोल के रुद्र के साथ चली गई। शिवांगी आगे युग के साथ काम करने लगी। उसने युग से पूछा, आप बनारस के बाहर नहीं गए क्या कभी? नहीं, मैं और दीदी यहाँ से कभी बाहर नहीं गई। कई बार बोला भी पापा और माँ से, पर वो पता नहीं क्यों मना कर देते हैं, इसीलिए मुझे यहीं से कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा है। मैं तो बहुत सी जगहों पर गई हूँ पर बनारस पहली बार आई हूँ मैं, और मुझे बनारस बहुत अच्छा लगा है। हाँ, बनारस है ही इतना अच्छा कि जो यहाँ आता है यहाँ का होकर रह जाता है। यहाँ की हवा में ही एक कुछ जादू सा है। यह सुनकर शिवांगी ने अपने में ही बड़बड़ाया, मेरा भी कुछ यही मामला है, अगर तुम मान जाओ तो। उसे खुद से ही बातें करता हुआ देखकर वो बोला, कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। वैसे हम आपसे एक बात पूछे? जी पूछिए। क्या बात पूछनी थी आपको? आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या?
शिवांगी के सवाल पर वो बोला नहीं और रखनी भी नहीं है। जिसे मेरे पापा मम्मी पसंद करेंगे वही मेरी जीवन संगिनी बनेगी। पुनीत की ये बात सुनकर शिवांगी चुप हो गई। हद है, शादी इसे करनी है, इसके माँ बाप के साथ ये रहेगा या माँ बाप पागल कहीं का, ये बोलकर वो काम करने लगे। दूसरी तरफ रुद्र के साथ काशी जब गीले कपड़ों में घर पहुंची तो शालिनी और चंदो उसे देखकर हैरान हो गई। अरे बेटा, ये भीग कैसे गई आप, और ये हुआ कैसे? चंदो उसे अंदर ले जाते हुए बोली। काशी उसे बिना कुछ बोले कमरे में गई। रुद्र भी अपने कमरे में जाके चेंज कर बाहर आया तो देखा काशी बैठी चाय पी रही थी। आइए रुद्र जी, आप भी पी लीजिए चाय, नहीं तो ठंड लग जाएगी, ये बोलकर वो अपनी चाय पीने लगी। पर आप दोनों भीगी कैसे, इस बार शालिनी ने सवाल किया। अरे कुछ नहीं आंटी जी, वो हमारा पैर फिसला और ये मुझे बचाने के चक्कर में मेरे साथ गंगा जी के पानी में स्नान कर लिए। अच्छा, तो ऐसे आप दोनों एक साथ गंगा जी में डुबकी लगा लिए, ये बोल चंदो और शिवांगी दोनों हंसने लगे और काशी रुद्र दोनों झेप गए। दोनों ने जल्दी से चाय खत्म की और वहाँ से निकल गए। शालिनी उन्हें साथ जाता देख कर सोचने लगी। उसे खोए देख चंदो बोली, क्या सोच रही हो दीदी? यही कि क्या तुम काशी को मेरे रुद्र के लिए दोगी? उसकी बात सुनकर चंदो हैरान होकर बोली, काशी पर जितना मेरा हक है उतना ही आपका भी है दी, और इसे अच्छा क्या होगा कि रुद्र उसका जीवन साथी बने। मेरे लिए तो यही खुशी की बात होगी कि काशी एक बार फिर मेरे पास रहेगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक चमक थी। शाम का वक्त था। माधवगढ़ में विजय बैठा अपना काम कर रहा था। सबके जाने के बाद ये महल उसे काटने को दौड़ रहा था। उसे आदत हो गई थी शालिनी और बच्चों की। हर काम के लिए वो शालिनी को आवाज़ देता था, पर शालिनी यहाँ थी ही नहीं। नौकर भी अब परेशान हो गए थे ये बात करके कि शालिनी यहाँ नहीं है। वो काम में लगा ही था कि तभी उसके दरवाजे पर एक गाड़ी रुकी। उसे देखा कि मालिनी अपने पति के साथ उतर के अंदर आ रही थी। वो उसे देखकर खड़ा होता हुआ बोला, अरे मालिनी, तुम आज इतने सालों बाद यहाँ, क्या बात है, कोई काम है क्या? हाँ, एक खुशखबरी देनी थी, सोचा तुम्हारे चेहरे का रिएक्शन देख लूँ, इसीलिए खुद भी आ गई। ऐसे भी क्या बात है जो तुम खुद इतनी दूरी से यहाँ आ गई? बात यह है कि विजय, तुम्हें जिस सच्चाई को इतने सालों से छुपा के रखे थे वो आज मेरे सामने आ गई है। मैंने सोचा जो झूठा खबर तुमने फैलाई थी उसे क्यों ना मैं सच कर दूँ। उसकी बात सुनकर विजय हंसते हुए बोला, तुमने ये कैसे सोच लिया मालिनी कि मैं अभय की अमानत को ऐसे ही छोड़ दूंगा? वो अभय और काशी की बेटी है, उसकी हिफाजत का इंतजाम मैंने तुम्हारी सोच से भी परे किया है, और शायद तुम्हें नहीं पता वो खुद में एक आग है। उसे छू पाना इतना आसान काम नहीं है मालिनी। घर जाओ और इंतजार करो, क्योंकि वो आएगी और ज़रूर आएगी आपकी अपनी गद्दी, महल और अपना प्रतिशोध लेने, और तब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि सच में तुम्हारी मौत आई है। मैं वादा करती हूँ इस शिवरात्रि तुम्हें उसकी मौत का सुनने को मिलेगा। मैं वादा करती हूँ इस शिवरात्रि तुम्हें उसकी मौत का सुनने को मिलेगा, और तुम मानोगे मात, और मैं बजाऊंगी डोल, वो भी खुशी का, मेरे बेटे का इस राजस्थान का हुक्म सा बनने की खुशी का। अच्छा, देखते हैं शिवरात्रि में किसकी खुशखबरी मिलती है और किसके घर मातम मनता है। इंतजार करो क्रियाक्रम का, क्योंकि मेरा बेटा उसे छोड़ेगा नहीं। ये कहकर मालिनी वहाँ से चली गई। विजय ने रुद्र को फ़ोन लगाया। एक ही बेल में उसे फ़ोन उठा के बोला, घड़ी खंबा पिताजी। जीते रहो बेटा, आपको एक खबर देनी थी। जी बताइए। मालिनी को काशी के बारे में पता चल गया है। उसे अपने बेटे को आदमी के साथ बनारस भेजा है। आप जल्दी से जल्द काशी को लेकर वापस यहाँ से आइए, और जब तक है वहाँ पर उसके साथ साये की तरह से रहिए। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, आप फिक्र ना करें, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। आपसे वादा किया है कि उन्हें सही सलामत लेकर आएंगे। ठीक है, आप अपना और सबका ध्यान रखना और आराम से रहना। ये बोल विक्रम ने फ़ोन रख दिया। रंजीत रात तक का इंतजार करता रहा कि काशी उसे अकेले में मिले या वो उसे किडनैप कर ले, पर रुद्र और उसके आदमी खेर बना के उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिससे के बारे में खुद काशी को भी नहीं पता था। और काशी थी कि महामंत्री जी से मिलने की इंतजार में थी। वो दोबारा मट गई थी, पर महामंत्री जी वापस नहीं आए थे। वो फिर एक बार निराश ही लौट आई। सभी लोग जा चुके थे, पर काशी थी कि अपनी ही सोच में उदयपुर में घाट की सीढ़ियों पर बैठी थी। रुद्र भी उसे खोजते हुए उधर ही आ गया। उसने जब काशी को वहाँ अकेले बैठे देखा तो वो भी नीचे सीढ़ियों पर उसके पास आके बैठ गया। रुद्र ने उसे देखते हुए पूछा, आपको यहाँ बैठना अच्छा लगता है? कुछ जगहों पर बहुत शांति मिलती है कंवर सा। मेरे लिए शांति का मतलब होता है बनारस का घाट। कंवर सा, हर शाम से अच्छी बनारस की शाम होती है, बहुत सुकून होता है यहाँ पर। काशी बोले जा रही थी और रुद्र उसके चेहरे की तरफ देखे जा रहा था। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर सच में शांति थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रुद्र एक बार फिर उसके चेहरे की मासूमियत में खो रहा था, और काशी सबसे बेखबर घाट के पानी को निहार रही थी। तो क्या होगा दोस्तों, क्या रुद्र और काशी की शादी हो पाएगी, या उससे पहले ही उसे मालिनी जी के बेटे ने मौत की घाट उतार देंगे? ये सब जानेंगे हम थोड़ी देर में। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको ये प्यारी सी स्टोरी कैसी लगती है। काशी और रुद्र दोनों ही घाट पर बैठे थे। काशी घाट के पानी को निहार रही थी और रुद्र उसे दोनों उस शांति में कुछ अलग ही चीज़ों को सोच रही थी। तभी घाट की शांति को भंग करती हुई एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ थी गोली की, जो अभी शायद चूक के निकल गई थी।
रुद्र ने यह हमला होते देखा तो काशी का हाथ पकड़ के वहां से जल्दी से निकलने लगा, पर गोली चलना अब तेज हो गई थी। रुद्र के आदमी भी वहां आ गए उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। काशी ये सब देख के अनजान थी। वो सब रुद्र का हाथ कस के पकड़े हुए वहां से भाग रही थी। जब उसे देखा कि कई सारे लोगों ने उसे गन लेकर घेर लिया तो वो कुछ समझ नहीं पाई, पर अब फायरिंग होना बंद हो चुकी थी। रुद्र ने उस आदमी को देखते हुए कहा, आप सब इन्हें ठीक से लेकर जाइए, हम अभी आते हैं। उसमें से एक आदमी जिसका नाम श्याम था, उसने बोला, कंवर साहब आप फिक्र न करें, हम इनकी सुरक्षा अपनी जान की तरह करेंगे। ये बोल वो सब काशी को प्रोटेक्ट करते हुए वहां से ले गए और रुद्र वहां से दूसरी तरफ चला गया। काशी जो इन सब बातों से अनजान थी, वो श्याम से पूछने लगी, भैया ये सब क्या था और ये कौन थे जो ऐसे गोली बरसा रहे थे? आप रुद्र जी को कैसे जानते हैं? आखिर ये सब हो क्या रहा है? उसने मन में जितने भी सवाल थे इस वक्त वो पूछ चुकी थी। श्याम ने बस उसे ये बोला, मालकिन हम कुछ नहीं बता सकते, माफ़ कर दे हमें। काशी को अब उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था। ये तो कोई बात नहीं हुई, मैंने आपसे सवाल किया है और आपको जवाब देना होगा। आपको आपके सवालों का जवाब कंवर साहब देंगे, आप उसे ही पूछिए। ये बोल वो शांत हो गई और काशी ने भी उसे फिर कुछ नहीं पूछा। दूसरी तरफ रुद्र वहां आ गया जहां वीरू रंजीत के साथ अपने आदमियों से गोली चलवा रहा था। रंजीत घाट की तरफ देख के वीरू से बोला, ये सब कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे दिखाई देगा? जब कोई होगा तब दिखाई देगा ना छोटे कंवर साहब। ये आवाज़ रुद्र की थी जो बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। वो तो तुम हो, चलो उस चोरी के साथ थारे को भी ऊपर भेज देते हैं। ये बोल उसने उस पर गन तान दी, पर रुद्र बिना डरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने कहा, अभी इसके लिए तुम्हें छोटे कंवर साहब, आज देख लेते हैं कौन छोटा है और कौन बड़ा। यह कहते हुए उसने गोली चला दी, पर रुद्र बच के नीचे झुक गया और उसकी तरफ जल्दी से बढ़ के उसे लात उसके हाथ पर मारकर उसे गन ऊपर उछाल दी और गन सीधा रुद्र के हाथ में। तो अब बताओ छोटे कंवर साहब कौन बड़ा है? उसने उसकी तरफ गन करते हुए कहा, मैं उस छोरी को तो मार के ही जाऊंगा, पर थारे को भी मैं छोड़ने वाला कोनी। आप अभी खुद की जान बचा लो, बाद में उन्हें और हमें मार लेना। फिलहाल तो अपने आदमियों के साथ यहाँ से निकलो। उसकी बात सुनकर वीरू ने रंजीत को चलने को कहा और उसे लेकर बाकी आदमियों के साथ वहाँ से निकल गया। रुद्र भी अपनी गाड़ी के पास गया और घर के लिए निकल गया। इधर काशी जब आदमियों के साथ घर पहुंची तो सालनी और चंदो उसे आदमियों के साथ देखकर पूछने लगी, क्या हुआ? आप इन सबके साथ कुछ हुआ है क्या? उसने श्याम की तरफ इशारा करके कहा, आप इन्हें ही पूछो, हमें तो कुछ नहीं बता रहे हैं ये। सालनी ने श्याम की तरफ देख के कहा, क्या हुआ है श्याम? और कंवर साहब कहाँ हैं? रानी माँ, वो अभी आ रहे हैं। रंजीत ने हमला कर दिया था, हमने इनकी हिफाजत के लिए भेजा, वो रंजीत के पास चले गए। ठीक है, आप सब आदमियों को लेकर यहीं रहे। वहाँ खड़ी शिवांगी से युग ने धीरे से पूछा, ये सब क्या है? और ये लोग आपकी मम्मी को रानी माँ क्यों बोल रहे हैं? धीरज रखिए युग जी, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। शिवांगी ये बोल मुस्कुरा दी और पुनीत उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। अब तो वो भी जानना चाहता था कि आखिर ये लोग हैं कौन और क्यों आए हैं। चंदो ने काशी से पूछा, आप ठीक तो है ना लाडो? हाँ माँ, हम ठीक हैं। चंदो ने उसे जाके कमरे में फ्रेश होने को कहा। उसकी बात सुनकर कमरे में चली गई, पर उसके मन में अब सवाल पैदा हो गए और वहीं युग के मन में भी सवाल थे, पर दोनों को ही जवाब नहीं मिल रहे थे। रुद्र भी अब तक घर पहुंच चुका था। सालनी ने उसे देखकर पूछना चाहा तो उसे इशारे में शांत रहने को कहा। अरे कमरे में चला गया। उसे पीछे चंदो और सालनी भी चली गई। तभी राणा जी भी आ गए। उन्हें भी काशी पर हमले का पता चल गया था। उन्हें वहाँ खड़ी शिवांगी से पूछा कि बाकी सब कहाँ हैं, तो उसने रुद्र के कमरे की तरफ इशारा किया। राणा जी रुद्र के कमरे में चले गए। दरवाजा बंद करके उसने पूछने लगे, कंवर साहब, मैंने सुना काशी पर हमला हुआ था, कैसे है वो? ठीक है ना? हाँ काका, वो ठीक है, आप घबराए ना, हमने उनकी हिफाजत के सारे इंतजाम कर रखे हैं। पर ये सब किसने किया? कहीं इसके पीछे मालनी का ही तो हाथ नहीं? आप सही बोल रहे हैं काका, उसी की ने अपने छोटे बेटे को यहाँ भेजा है कि वो काशी और आप सबको ख़त्म करके यहाँ से जाए। मुझे लग भी रहा था कि ये सब उसी का काम हो सकता है, कि वो ही कर सकती है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे पता कैसे चला काशी के बारे में। काशी यहाँ है। रुद्र ने सोचते हुए कहा, वीरू की वजह से। उसी ने उसे बताया है कि वो यहाँ है। कुछ दिन पहले वो यहाँ आया था, शायद उसने ही काशी को यहाँ देखा होगा। अभी तक सारी बातों को चुपचाप सुन रही सालनी ने कहा, मतलब उनका अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, उसे हमें अपने साथ माधवगढ़ ले जाना होगा जल्दी से जल्द। आप ठीक बोल रही हैं माँ, उन्हें अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। चंदो ने रुद्र को देखकर कहा, तो हमें उसकी बात करना होगा, उसे बताना होगा सब। रुद्र उसे रोकते हुए बोला, अभी नहीं काकी, उसे पापा ही सब बताएंगे। हम सब बस उन्हें कैसे भी यहाँ से माधवगढ़ ले जाए। राणा ने सबकी तरफ देखते हुए परेशानी भरी भाव से कहा, पर आज हमें हमले से उनके मन में बहुत से सवाल पैदा हो गए हैं। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो बिना जवाब लिए नहीं मानेगी, पर उसे कैसे भी शांत करके यहाँ से ले जाना जरूरी है। चंदो ने उसे कहा, पर वो शिवरात्रि से पहले यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। जो इस साल में वो शिवरात्रि की पूजा में शामिल होती आई है, उसे इस चीज़ के लिए मना पाना बहुत मुश्किल है। ये सुन सब परेशान हो गए। तो ठीक है, बस 4 दिन की बात है, आप सब उसके कैसे भी संभाल ले, बाकी उनकी सुरक्षा की मेरी जिम्मेदारी है। रुद्र की ये बात सुन के सब मान गए और कमरे से बाहर निकल ले तो काशी, युग और शालिनी सोफे पर बैठे थे और काशी युग की बात को लेकर झगड़ रही थी। चंदो ने दोनों को झगड़ा बंद करवाते हुए कहा, अरे क्या हो गया जो तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो? काशी ने युग के सर पर मारते हुए कहा, माँ
इसने मेरी रखी चॉकलेट खा ली, मुझे बताया भी नहीं। अरे मैंने नहीं खाई माँ, इसने खुद मेरी आइसक्रीम खा के बैठी है। वो झूठ माँ, झूठ, एकदम झूठ, मैंने नहीं खाई। उन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देखकर शालिनी ने कहा, कुछ देर पहले तो ये कुछ और थी, अभी कुछ और है, और कुछ देर पहले बहुत सवाल थे, अब एकदम से नॉर्मल है। राणा जी ने काशी को देखते हुए कहा, ऐसे ही है ये। तभी वो दोनों पास गए और बोले, अरे लड़ो मत, मत लड़ो तुम, ये मैं तुम्हारी आइसक्रीम और चॉकलेट लेकर आया हूँ। ये बोल उन्होंने दोनों पॉकेट में हाथ डाले और उन्हें पकड़ा दी। दोनों उसे लेकर बहुत खुश हुई और उधर खड़ा काशी को देख रहा था। तभी उसकी बहन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इतने प्यार से देखोगे भाई तो नजर लग जाएगी भाभी सा को। कौन भाभी? किसकी भाभी? जिन्हें अभी आप आंख फाड़े देख रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, और आप अपने छोटे से दिमाग में को कम चलाया करें। काशी, रुद्रांग, प्रताप सिंह, अच्छा है ना नाम? कितने प्यारे लगेंगे आप दोनों एक साथ, एक शांत, दूसरा उथल पुथल, एक एग्री तो दूसरा लड़ाकू। आप जानती हैं ना कि ये सब मेरी ज़िंदगी में नहीं है। मेरे साथ एक ही नाम अच्छा लगता है, वो ही रहेगा। आप ज़्यादा दिमाग ना चलाएं। खाना खाएं चल के, ये बोल वो डाइनिंग टेबल के पास चला आया। सब खाना खा के अपने कमरे में थे। काशी बाहर बगीचे में घूम रही थी, तभी चंदो वहाँ आ गई। यहाँ क्या कर रही हो चंदो? अंदर सर्दी बहुत है यहाँ। माँ एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। कौन सा सवाल? आपने कभी सुना कि एक जैसी शक्ल के दो इंसान हो? चंदो ने सुन के थोड़ा घबरा गई, पर कुछ खुद को संभाल के बोली, अरे ये सब फिल्मी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं हो तो है। पर आपने ये सवाल क्यों पूछा? 2 दिन पहले मठ के जो महामंत्री जी हैं, जो काफ़ी सालों बाद बनारस वापस लौटे हैं, उन्होंने मुझे देख के काशी कहा। मुझे लगा मुझे बुला रहे हैं, पर मैं तो उन्हें जानती भी नहीं थी। पता नहीं वो मुझसे कैसी बातें करने लगे कि मैं काशी प्रताप सिंह की तरह लगती हूँ, और मैं सच में दूर हूँ, और मैं सच से दूर हूँ, और न जाने क्या क्या। उसकी ये सारी बातें सुनकर अब चंदो और ज़्यादा परेशान हो गई। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, अरे काशी, तू भी पता नहीं कहाँ उनकी बातों पर ध्यान दे रही हो। वो तो कितने बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी तो नज़र भी कमज़ोर हो चुकी है। उन्हें देख के शायद कुछ और लगा होगा, कोई और नज़र आया होगा, इसीलिए शायद तुझे कह दिया होगा। आप ठीक कहती है माँ, क्योंकि मैं तो आपकी और पापा की बेटी हूँ। ये बोल वो चंदो के गले लग गई, पर चंदो के दिल में डर आ गया। दोनों कुछ देर में अंदर आ गई। चंदो जब अपने कमरे में गई तो प्रियांश सी बैठी थी। राणा ने उसे ऐसे बैठा देखा और पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? काशी से 2 दिन पहले माँ पंडित जी मिले थे। यह सुन राणा जी भी परेशान हो गए और उसे बोला, तो क्या बोला? उन्होंने उसे हुक्मरानी सा समझ लिया था। तो काशी ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं वो नहीं हूँ, पर वो तो सब जानते हैं। उन्हें उसे देखकर 1 मिनट भी नहीं लगा ये जानने में कि वो हुक्म सा और हुक्मरानी सा की बेटी है। उसे बोल कि वो सच्चाई से कोसों दूर है, पर वक्त आ रहा है कि वो सच जाने। बात तो उनकी सच ही कहो चंदो, काशी का सच जानने का वक्त आ गया है। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब वो सच को जानेगी। तब तो मैं उसकी माँ भी नहीं रहूँगी, वो तो मुझे माँ भी नहीं बोलेगी। राणा उसे साइड से पकड़ते हुए बोला, चंदो आप ऐसे क्यों सोचती हैं? वो आपकी बेटी है, आप उसकी यशोदा माँ है, और ये आप हमेशा रहेंगी, और वो आपसे बहुत प्यार करती है। वो कभी आपसे दूर नहीं जाएगी। चंदो भी उसकी बात से शांत हो गई, पर दिल में अभी भी डर था। वो आने वाले वक्त से घबरा रही थी, ना जाने आगे क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ रुद्र भी परेशान था इस बात से कि 4 दिन वो कैसे काशी को महफूज रखेगा और काशी के सामने सच ना आने दे। इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए वो ना जाने कब नींद के आगोश में चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आई होप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। काशी के सामने सच ना आए, इसके लिए रुद्र ने सबको मना कर दिया था कि कोई भी काशी को भनक ना पड़ने दे कि आखिर वो कौन है। वहीं काशी इस बातों से परेशान थी कि आखिर माँ पंडित जी ने उसे काशी प्रताप क्यों कहा था। उधर शिवांगी अपने ही डैनियल में मस्त थी, और सानी चंदो दोनों ही डरी हुई थी कि आखिर आगे क्या होगा। रुद्र ने सारे आदमियों को बोल के घर का घेरा करवा दिया था कि रंजीत का कोई भी आदमी यहाँ ना आ सके। 4 दिन तक ऐसे ही सब चलता रहा। काशी जहाँ भी जाती रुद्र और उसके आदमी उसके साथ जाते और उसका ध्यान रखते। ऐसे ही 4 दिन बीत गए और वो दिन आ गया जब महाशिवरात्रि थी, और ये आखिरी दिन था काशी का बनारस में। पर ये कोई नहीं जानता था कि ये दिन सब कुछ बदलने वाला है। शायद यही दिन था जब काशी के सामने उसकी असलियत आने वाली थी, और उसे पता चलने वाला था कि वो कौन है। सुबह का वक्त, शिवरात्रि का दिन बनारस में। आज सुबह से बनारस में एक अलग ही एंगल देखने को मिल रहा था। आखिर आज बनारस में महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा उत्सव जो था, हर जगह जोरों शोरों से नगाड़े बज रहे थे। आज सुबह से बनारस का मौसम कुछ बदला हुआ था। काले बादल रह रह के आसमान को घेर लेते, आज रह रह के हवा तेज हो जाती। काशी आज सुबह ही बिना किसी के उठे मंदिर चली गई थी। आखिर ये दिन वो कैसे छोड़ सकती थी? शिवांगी जल्दी उठ गई थी तो उसने जिद करके, पर वो उसे भी साथ ले गई थी अपनी। जब सुबह चंदो और शालिनी उठी तो बाहर आई तो उन दोनों ने देखा कि अभी तक कोई नहीं उठा है। तो
शालिनी शिवांगी और रुद्र को उठाने चली गई, चंदो, काशी और यू को। पर दोनों ने जब शिवांगी और काशी को उसके रूम में नहीं पाया तो वो दोनों डर गई और जल्दी से आके रुद्र और यू को आवाज़ देने लगी। दोनों के साथ राणा जी भी बाहर आए। रुद्र ने दोनों को देखते हुए पूछा, क्या हुआ माँ? काशी, आप दोनों ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? चंदो ने उसे बताया कि काशी और शिवांगी दोनों ही कमरे में नहीं है। तो रुद्र ने कहा, आपने बाहर देखा? क्या पता दोनों बाहर हैं। उसकी बात सुनकर शिवांगी ने कहा, हमने हर जगह देखा लेकिन वो दोनों कहीं भी नहीं है। तुम्हें जाके पता करो आखिर वो कहाँ हैं वो दोनों। आप शांत हो जाइए, हम अभी पता करते हैं। ये बोल उसने श्याम को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन उठाते ही उसने उसे पूछा, श्याम कहाँ हो आप? और काशी शिवांगी कहाँ है? वो दोनों ही घर में नहीं है। श्याम ने उसे शांत करते हुए कहा, कंवर सा, आप परेशान ना हो। राजकुमारी सा और काशी मालकिन मंदिर के अंदर है, शिव अभिषेक देख रही हैं। हम और सारे आदमी मंदिर के बाहर ही हैं। आप परेशान ना हो, तुम वहीं रहो, हम पहुंच रहे हैं वहीं। ये सब उसे फ़ोन रख दिया और शालिनी बाकी सबको लेकर मंदिर की तरफ निकल गई। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में काशी और शिवांगी शिव अभिषेक देख रही थी। तभी काशी शिव को सजाने चली गई। शिवांगी खड़ी होकर वीडियो बनाने लगी। काशी शिव जी और पार्वती को सजा रही थी और शिवांगी ये सब देखकर बहुत खुश थी, पर दोनों ही अगले पल होने वाली हालत से अनजान थी। काशी का ध्यान अब शिवांगी से हट गया था। करीब 1 घंटे बाद जब वो शिव पार्वती का श्रृंगार कर वापस आई तो उन्हें कहीं भी शिवांगी नहीं दिखी। ऊपर से आज मंदिर में बहुत भीड़ थी और वो भीड़ की चीरती हुई शिवांगी का नाम चिल्लाती हुई उसे खोज रही थी। वहीं रुद्र भी सबको लेकर मंदिर पहुंच गया था। उसने श्याम को पूछा तो उसने बताया कि काशी अंदर है, शिवांगी के साथ अभी बाहर नहीं आई थी। रुद्र भी सबको वहीं रुकने का कहकर श्याम और कुछ आदमियों के साथ अंदर आता है। उधर मंदिर के बाहर काशी शिवांगी को खोज रही थी। तभी वो महापंडित जी से टकरा गई। माफ करना, टकराते हुए उसने महापंडित जी से कहा। उसे देख वो बोली, आज आखिरी तू यहाँ आखिरी बार आ ही गई। अब यहाँ से तू वहाँ जाएगी जहाँ तुझे अधूरी दास्तां को पूरी करना है। जो तू खोज रही है वो मिलेगी, पर तुझे तेरे आने वाले कल से भी वहीं रूबरू कराने की वाली है। अब तू वहाँ जाएगी जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। उसके ऐसे बात करने पर काशी एक बार फिर सोच में पड़ गई कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। काशी उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए उन्हें प्रणाम कर वहाँ से चली गई और माँ पंडित जी मुस्कुरा के उसे जाते हुए देखकर बोले, जा, तू सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुई है, आज भी जीतेगी। ये बोल वो आगे बढ़ गई। काशी शिवांगी को खोजते हुए मंदिर की दूसरी तरफ आ गई। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसे लगा कि शिवांगी का कॉल किया हो। ये सोचकर उसने तुरंत बिना देखे फ़ोन उठा लिया और बोलने लगी, शिवांगी कहाँ हो तुम? कहीं चली गई हो? अरे बस बस काशी जी, आप कुछ हमारी बात भी सुन ले। रंजीत की आवाज़ सुनकर काशी ने बोला, जी आप कौन और मेरे नंबर कहाँ से मिला आपको? काशी, हम जिस चीज़ को पाना चाहते हो हमें मिल जाता है। वैसे आप कुछ खोज रही हो शायद शिवांगी को, पर आप उसे वहाँ क्यों खोज रही हो? वो तो हमारे पास है, वो भी खंडर के पास वाले किले में। तो आप आ जाइए और शिवांगी को आज़ाद करवा के खुद को कैद करवा जाइए। वैसे एक बात और, आधे घंटे ही है आपके पास। वैसे भी मेरे आदमी और मैं अच्छी चीज़ों पर जल्दी छापा पाड़ते हैं। अगर तुमने 1 मिनट भी देरी की तो शिवांगी, हाँ ये बोल रंजीत ने हंसते हुए फ़ोन काट दिया। काशी हेलो हेलो बोलती रह गई। उसे देखा फ़ोन कट चुका है। वो जल्दी मंदिर के सामने की तरफ गई। भीड़ को वापस चीरती हुई वो सामने खड़ी जीप में जाकर बैठ गई। उसे चालू करके वहाँ से निकल गई, पर चंदो ने उसे देख लिया। उसे आवाज़ भी दी, पर काशी ने शोर में वो आवाज़ नहीं सुनी। शालिनी ने चंदो की नज़र की दिशा में देखा तो काशी जीप ले जाती हुई दिखाई जो दूर जा चुकी थी। उसने आदमियों को उसका पीछा करने के लिए कहा। रुद्र को फ़ोन करके बुला लिया। कुछ देर में रुद्र, श्याम और कुछ आदमियों ने साथ आ गए। उसने शालिनी से पूछा, माँ कहाँ है काशी और शिवांगी? बेटा, हमें सिर्फ काशी की जीप जाते हुए देखा। शिवांगी उसके साथ नहीं थी, वो बहुत जल्दी में थी। मैंने आदमियों को भेजा है, तुम भी जल्दी जाओ। उसकी बात सुनते ही उसके फ़ोन किया किसी को और देखते ही देखते उसके सामने 10 गाड़ियाँ खड़ी थी। आज गाड़ियों से उतर के उसे उसकी गन एक आदमी ने दी। कुछ देर में वहाँ बनारस पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। वो सब के साथ वहाँ से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रंजीत एक टूटे फूटे किले के अपने आदमियों के साथ शिवांगी को कैद करके गाड़ी की बोनट पर लेटा हाथ में शराब की बोतल लिए पी रहा था। तभी उसके हाथ पर बनी घड़ी को देख के वीरू से कहा, अबे वीरू, के बात से टेम हो गई, काशी जी अभी तक आई नहीं, के बात हो गई? लगता है वो चाहती है कि मैं शिवांगी से थोड़ा खेल लूँ। ये बोल वो गाड़ी के बोनट से उतरा और शिवांगी की तरफ बढ़ने लगा। शिवांगी ने उसे देखकर घबराते हुए कहा, लगता है आज तुम्हारी मौत यहाँ तक तुम्हें ले आई है रंजीत, जो तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। मेरे भैया तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रंजीत ने उसके चेहरे और बदन पर गंदी तरह से हाथ लगाते हुए कहा, अब तक मरना ही है तो क्यों ना मजे लेकर मरा जाए। क्यों भाई? ये बोल वो जोर से हंसने लगा और उसी के साथ उसके आदमी भी। आज ये तेरे होठों की आखिरी हंसी है, इसके बाद तू हंसने के लिए जिंदा ही नहीं होगा। उसकी बात पर रंजीत ने गुस्से में उसके ऊपर से दुपट्टा उठा के फेंक दिया और अपने नापाक हाथ उसके तरफ बढ़ाने लगा। तभी उसकी तेज से जीप के रुकने की आवाज़ सुनी। उसके पीछे मुड़कर देखा तो काशी ने जीप में बैठी थी। वो जीप से उतरी तो रंजीत उसे देख रहा था। शिवांगी ने काशी को देखा तो चिल्ला के बोली, काशी दी। काशी ने देखा शिवांगी नीचे जमीन पर बैठी थी, उसका दुपट्टा उसके बगल में गिरा हुआ था। यह सब देखकर उसने रंजीत से कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और तुमने शिवांगी को क्यों किडनैप किया है, पर इतना जान लो, अगर उसे ऐसे खरोच भी आई होगी तो तुम तो सोच ले क्या होगा तेरे साथ। अब बता, बात के हिसाब से शिवांगी को थोड़ा और मुझसे बात कर। रंजीत ने एक
कंदी हंसी हंसते हुए कहा, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, पर तेवर एकदम बाप की तरह है, तीखे। मुझे तीखे चीज़ें पसंद है। अगर बनवास खत्म हो गया हो तो शिवांगी को छोड़ूं? ऐसे कैसे छोड़ दे इसे? अभी इसे भाई के साथ तेरे साथ हिसाब जो चुकता कर ले, फिर ले जाना। अरे पकड़ो इसे। उसके बोलने पर उसके उसके आदमी काशी को घेर के पकड़ लेते हैं और रंजीत हंसते हुए शिवांगी के पास जाता है। अब तुम खड़ी होकर इसकी इज्जत को उतरता हुआ देखो काशी जी, फिर तुम्हें मार के मैं अपनी माँ को 2 तोहफे दूंगा। अगर तेरे यह घटिया हाथ उसे छुए भी तो सोच लेना मैं तेरा क्या करूँगी। मैं तेरे हाथों को तेरे ही शरीर से अलग कर दूंगी, इसलिए रोक ले अपने कदम। वहीं मौत की धमकी वो दे रहा है। मौत की धमकी वो दे रहा है मुझे, जो खुद मौत के सामने खड़ा है। मुझे धमकी देना बेकार है। ये बोल वो शिवांगी की तरफ बढ़ गया। काशी उसे चिल्ला के रोक के जा रही थी, पर वो था कि नशे की हालत में शिवांगी के पास बैठ के उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। तभी काशी ने चुपके से आदमी पर धूल फेंकी और भागते हुए रंजीत के पास पहुंच गई। वीरू जब तक उसे रोकता, वो रंजीत को पकड़ के उसके पास रखी बंदूक को उठा के उसी के सर पर रख दिया। हाँ तो अब बता, किसके सामने मौत खड़ी है? मैंने बोला था तुम अगर उसकी तरफ एक हाथ भी बढ़ावे तो तेरे हाथ तेरे शरीर से अलग कर दूंगी। रंजीत ने गुस्से में कहा, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना तो वैसे भी कौन चाहता है तुझे। पहले तो अपने आदमियों को बोल कि आके शिवांगी के हाथ पैर खोले, और अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो सोच लेना तुम्हारे सांप की खोपड़ी के चिथड़े उड़ा दूंगी। तभी वीरू ने आगे बढ़ के शिवांगी के हाथ पैर खोल दिए। शिवांगी उठ के गुस्से में रंजीत को 2-4 थप्पड़ कसकर मारती है। रंजीत का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने काशी को झटके से धक्का दिया और उसे दूर हटा के बोला, पहले तो मैं तुम्हें सिर्फ मारना चाहता था, पर अब तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी। काशी को मौत दे सके ये सिर्फ उसके महादेव के हाथ में है, तेरे जैसे दुष्ट के हाथों में नहीं। पर तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा? बस अब तुझे भी तेरे माँ बाप के पास ऊपर भेजने की बारी आ गई है। जा जा के मिल ले अपने प्रताप सिंह से और बता दो कि मालिनी के बेटे ने उन्हें तुझे मारा है, उसका बदला उन्होंने ले लिया। ये नाम सुनकर काशी ने उसे कहा, शायद तुमने नॉलेज की कम बेटी थी जो मेरे बाप का नाम गलत बोल रहे हो। उसका नाम राणा सिंह है। उसकी बात पर रंजीत हंसते हुए बोला, लो वीरू, मैडम को तो अपनी असलियत भी नहीं मालूम है। अरे काशी, आप किसी राणा सिंह की नहीं बल्कि अभय प्रताप सिंह और काशी प्रताप सिंह की बेटी हो। काशी ये सुन के हैरान हो गई। रंजीत उसे हैरान देख आगे बोला, तुम्हारे बाप को मेरी ही माँ ने मारा था, पर अफसोस तुम्हारी माँ को न मार सकी। पर कोई नहीं, तुम्हें मार के सारे बदले मैं पूरा कर दूंगा। इस वक्त बनारस का माहौल और ज्यादा बदल गया था। काले बादल आसमान को घेर चुके थे, हवाएं तेज चल चुकी थी। तभी वीरू ने शिवांगी को वापस पकड़ लिया। काशी दी शिवांगी उसे देख के चिल्लाई। काशी ने देखा वीरू ने उसे पकड़ रखा है तो काशी ने भी जोर से चिल्लाकर कहा, वीरू अपनी लिमिट क्रॉस मत कर। काशी ने जब रंजीत से अपनी हसीयत सुनी तो उसे भरोसा नहीं हुआ कि वह उसी वक्त वीरू ने शिवांगी को फिर से पकड़ लिया। उसने जब काशी का नाम लेके चिल्लाया तो काशी ने उसे बचाने आगे बढ़ी। वीरू ने उसे वहीं रोक दिया। काशी ने गुस्से में कहा, अगर उसे कुछ हुआ तो तेरी मालनी के पहले तुझे ही महादेव के दर्शन करा दूंगी। रंजीत जो घायल था वो उठते हुए बोला, देखते हैं काशी रानी कौन किसे मारता है। ये बोलते हुए वो शिवांगी की तरफ बढ़ा और उसे पकड़कर बोला, इन्हें ऊपर पहुंचाओ तुम सब लोग, तब तक हम जरा प्यास बुझा के आते हैं। ये बोलकर वो शिवांगी को लेकर वहां से किले की दूसरी तरफ जाने लगा। काशी को रंजीत के आदमियों ने घेर लिया था। वीरू ने उन्हें इशारा किया उसे मारने का, तो उसमें से एक ने गन काशी पर तानते हुए कहा, इसे तो मैं ही मार दूंगा सरकार। काशी ने उसे गन वाले आदमी को देखते हुए कहा, मारना या बचाना दोनों उस महादेव के हाथ में होता है। तू तो खड़ा ही महादेव की नगरी में है, तो तू कैसे बता सकता है कि वही होगा जो तेरे ये घटिया मालिक चाहेंगे। वीरू ने उसे बहस करते देखा तो उस आदमी से मारने को बोला। वो आदमी जैसे ट्रिगर दबाने वाला था कि तभी उसके हाथ में बंदूक गिर गई और उसके हाथ से खून बहने लगा। काशी ने जब देखा तो उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। सालनी के भेजे आदमी उसकी हिफाजत के लिए आ चुके थे। उसकी गाड़ी आके रुकी और रंजीत के आदमियों को घेर लिया। एक आदमी ने आके काशी के पास खड़ा हो गया। काशी अपने पास खड़े आदमी से पूछने लगी, आप कौन हैं? मालकिन, हम आपके लिए यहाँ आए हैं, आपकी हिफाजत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके ऐसे कहने ते ही काशी ने उसे रंजीत के आदमियों को देखने के लिए कहा और बढ़ गई रंजीत की तरफ, जो अपनी इंसानियत और इंसान होने की भूल कर रहा था। वो उसके पास पहुंचकर उसका कॉलर पकड़कर बोली, बहुत हो गया, मैंने जो कहा था वो तेरा समझ में नहीं आया। ये बोल उसने उसके मुंह पर एक गुस्सा खींच के मारा तो वो जाके सीधा शिवांगी के पैरों में गिर गया। ये देख शिवांगी ने उठा के 2-4 थप्पड़ रसीद कर दी। दीदी इसे छोड़ना मत, ये बोल वो रोने लगी थे। काशी ने उसका गिरा हुआ दुपट्टा उसे उठाया और अपने एक आदमी को उसकी हिफाजत के लिए छोड़ के वो वापस रंजीत की तरफ बढ़ गई। तभी वीरू ने अपने पास खड़े आदमी का ध्यान भटकते देखा तो उसका हाथ पकड़ के उसे सामने खींचते हुए उसे एक गुस्सा दे मारा और उसे गन छीन के उसे बाकी आदमियों पर फायरिंग कर दी। लड़ाई ने जैसे जंग का रूप ले लिया था। तभी रुद्र भी गाड़ी लेकर आ गया। उसने देखा काशी रंजीत को पूरी तरह से मारे जा रही थी।
बनारस का मौसम भी आज बदल चुका था, हवा भी तेज चल रही थी, काशी का गुस्सा भी उग्र रूप ले चुका था। रुद्र ये सब देखकर हैरान था। उसने पुलिस को कह के मामले को शांत करने की कोशिश की। पुलिस ने रंजीत के सारे आदमियों को पकड़ लिया पर जब वो रंजीत को पकड़ने आगे बढ़ा तो काशी ने उन सबको वहीं रोक दिया। रुद्र ने आगे बढ़ के जब उसे रोकना चाहा तो शिवांगी उसे रोकते हुए बोली, नहीं भाई, आज इसका मर जाना ही ठीक है। इसने आज अपने कमीनेपन की सारी हदें पार कर दी। इसने हमारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। मैं इसी जिंदा नहीं देखना चाहती हूँ। ये बोल वो रुद्र को गले लगकर रो पड़ी। रुद्र ये सुन के गुस्से में भर गया और काशी को फिर नहीं रोका। काशी को गुस्सा देखकर आज रंजीत भी पहली बार घबरा गया था। और रंजीत साहब, आज अपनी आंखों में मुझे कोप दिख रहा है क्या? रंजीत साहब, आप आज आपकी आंखों में मुझे कोप दिख रहा है क्यों? अब कहाँ गई आपकी प्यास? उठो, बुझाओ प्यास। लड़की तो मैं भी हूँ ना, तो दिखाओ अपनी मर्दानगी मुझ पर। तुम्हारे जैसे बहुत से राणा इस दुनिया में, समाज में हैं। उस लड़कियां तुम जैसे भेड़ियों से डर जाती हैं, पर आज नहीं। आज से लड़कियां तुम्हें एक्सपोज करेंगी। ये बोल वो उसे मारने के लिए हाथ उठाई तो रंजीत ने उसे धक्का देते हुए पास में खड़े पुलिस वाले से बंदूक लेकर उस पर गोली चला दी। काशी नीचे झुक के खुद को बचाते हुए उस पर गोली चलाई तो सीधा उसके माथे के बीचों बीच जाके लगी। वो वहीं घुटनों के बल बैठ गई, जमीन पर लेट गया। उसी वक्त बनारस के काले बादलों ने काशी जैसे खुद राजे अभिषेक करने के लिए ही बरसात कर नहला दिया जा रहा था। पुलिस रंजीत के सारे आदमियों को पकड़कर ले गई। रुद्र सारे आदमियों के साथ काशी और शिवांगी को लेकर वापस घर आ गया। काशी शिवांगी को लेकर अंदर गई तो सब उन्हें देख दोनों को का हालात देखकर दंग रह गए। साली और चंदो उन दोनों के पास आए और कहा, क्या हुआ तुम दोनों को? ये खून और शिवांगी बेटा, तुम ठीक हो ना? रुद्र ने दोनों को बैठने को कहा और युग से जाकर पानी ले आने को कहा। साली ने रुद्र से पूछा, क्या हुआ है रुद्र, ये सब क्या हुआ है? रुद्र ने सबको देखते हुए आंखों से इशारा कर शांत रहने को कहा। काशी और शिवांगी को जाके फ्रेश होने को बोल दिया। काशी शिवांगी को लेकर अपने कमरे में चली गई। तब रुद्र ने सब की तरफ देखकर उन्हें आज जो कुछ हुआ सब कुछ बताया। ये सुनते ही राणा जी के साथ वहां बैठे सबके होश उड़ गए। राणा जी ने कहा, उसे क्या रंजीत मारा गया? मतलब अब माली चुपचाप नहीं बैठने वाली है और उसे मैं चुप बैठने नहीं दूंगी। सब ने पीछे मुड़ के देखा तो काशी शिवांगी के साथ खड़ी थी। उसने आगे बढ़ के उन लोगों को देखते हुए कहा, मैं आपसे बस यही पूछना चाहती हूँ कि आखिर में कौन? सब शांत खड़े उसे देख रहे थे। उसने इस सवाल पर युग ने कहा, कैसी बात कर रही हो आप दीदी? आप मेरी दीदी है। उसकी बात बीच में ही काटते हुए काशी ने कहा, हाँ युग, मैं आपकी दीदी हूँ, पर क्या मैं इनकी सगी बेटी हूँ? मुझे ये जानना है। तो अब आप सब मुझे असलियत बताएं, आखिर मैं कौन हूँ और ये अभय प्रताप सिंह और काशी कौन है? मुझे इन दोनों की बेटी। सब शांत खड़े थे। उसके सवाल पर युग ने कहा, कैसी बात कर रही हो आप मेरी दीदी हैं। उसकी बात बीच में ही काटे हुए काशी ने कहा, हाँ युग, मैं आपकी दीदी हूँ, पर क्या मैं इनकी सगी बेटी हूँ? मुझे ये जानना है। तो अब आप सब मुझे असलियत बताइए, आखिर मैं कौन हूँ और ये अभय प्रताप और काशी कौन है? मुझे इन दोनों की बेटी क्यों कहा जा रहा है आखिर? उसकी बात पर चंदो ने खुद को हौसला देते हुए कहा, तुम राजस्थान के हुकुम साहब अभय प्रताप सिंह की बेटी हो। यह बोलते ही काशी और युग उसकी तरफ देखने लगे। काशी को ऐसा देखते हुए वो उसे बोली, बैठो मैं बताती हूँ। उसके बैठते ही वो बोलने लगी। चंदो ने काशी और अभय के मिलने से लेकर उसकी शादी के 2 साल की दूरी और उसमें पनपे प्रेम और विजय से मुलाकात से लेकर अभय के मरने की बात तक उसे बताई। सब बैठे बस उसे सुन रहे थे। चंदो ने सारी बात बता उसे कहा, अब तो तुम समझ गई हो कि आखिर तुम कौन हो और हम तुम्हारे कौन हैं। कौन हो ये समझ आया, पर इससे ये तो नहीं बदलता कि आप मेरी माँ नहीं, आप ही मेरी माँ रहेंगी। पर अब एक प्रतिशोध की जंग शुरू होगी। मैं अपने पिता की मौत का बदला जरूर लूंगी और इसीलिए मैं राजस्थान जरूर जाऊंगी। उसकी बात सुनकर सब खुश थे, पर चंदो और राणा के दिल में डर था, उसे खोने का, उसे कुछ हो जाने का। सब लोग राजस्थान जाने के लिए रेडी थे कि तभी शालिनी ने काशी से कहा, जाने से पहले अपने ननिहाल नहीं देखना चाहोगी? ये सुन काशी उसकी तरफ देखने लगी। मेरा नैना जी का घर, मतलब मेरी माँ का घर? हाँ, चलो तुम्हें उसे दिखाती हूँ। ये बोल शालिनी उसे लेकर काशी के घर चली गई। बाहर से देखने पर घर आज भी खूबसूरत लग रहा था, पर अब उस पर धूल मिट्टी जम गई थी। शालिनी ने जाके दरवाजे पर लगे गमलों को गिन के चौथे गमले को हल्के सा उठाया और उसके नीचे रखी चाबी को निकाल वो खड़ी होते हुए बोली, मुझे पता था ये यहीं मिलेगी। तुम्हारी माँ अक्सर एक चाबी यहाँ चुरा में रखती थी। यह कहते हुए उसे गेट का ताला खोला, उसे धक्का दे के खोल दिया। घर में हर जगह धूल मिट्टी और जाले थे। काशी अंदर गई और चारों तरफ घूमकर देखने लगी। शालिनी को भी यहाँ आके सब जैसे याद आने लगा। काशी के साथ किचन में मस्ती करना, खाना बनाना, यहाँ घर में खेलना और बहुत कुछ भी जो भी उसके साथ यहाँ हुआ था, वो सब देखकर इमोशनल हो रही थी। तभी काशी ने कहा, ये मेरी माँ की तस्वीर है। शालिनी उसके पास जाते हुए बोली, हाँ आपकी माँ, और ये बगल में जो बैठे हैं आनंद त्रिपाठी आपके नाना जी हैं, जो नाम था उनका बनारस में, पूछो मत, लोग उन्हें मास्टर साहब कह के बुलाते थे। शालिनी उसे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर के कमरे की तरफ ले जाने लगी।
ये तुम्हारी माँ का कमरा है और वो बालकनी देख रही हो, वहीं से आपके पापा आपकी माँ से ज़बरदस्ती शादी करने आए थे। तब उन्हें खुद भी नहीं पता था कि ये रिश्ता खुद महादेव ने जोड़ा था। उनके रिश्ते में सब कुछ था, गलतफहमी, नफरत, लड़ाई, जादुई जुदाई और इन सब से बढ़ के प्यार और भरोसा भी था। काशी ने तुम्हारे अकड़ू अकड़ू पापा को झुका दिया था अपने सामने। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी थी। माँ को क्या हुआ था? वो हम सब कुछ छोड़ के कैसे गई थी? उसके सवाल पर शालिनी ने वो दिन याद करते हुए उसे कहा। फ्लैशबैक। राजस्थान 25 साल पहले। काशी ने 9वां महीना लग चुका था। चंदो बैठी उसके पैरों की मालिश कर रही थी। तभी काशी ने कहा, चंदो देखो, इसने लात मारी। क्या बोल रही हो तुम? हुक्म रानी सा। मैं देख जरा हाथ लगा के। हाँ, इधर लगाओ हाथ। ये बोल उसने चंदो का हाथ अपने पेट पर रख दिया। तभी बच्चे ने अंदर से लात मारी तो चंदो ने खुश होते हुए कहा, सच्ची हुक्म राया जो अपने पिता पर है। उसने शरारती होगा कहा, जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। अब उसके पास आके पीछे से उसके गले अपनी बाहें डालते हुए बोला, अगर हम शरारती हैं तो आप कौन सी कम है? अच्छा तो हम शरारती हैं। ये बोल काशी ने उसे बाहों को हटा लिया। और नहीं तो क्या? चंदो से पूछ ले चाहे तो। क्यों चंदो? जी बोलिए। जी, मियाँ बीबी के पचड़े में मनु को नहीं डालो। हुकुम सा, मैं तो चली थारो नाच तो लगाने। ये बोल वो चली गई। अब उठ के काशी के पास आ गए। वैसे हमारी राजकुमारी की माँ जी, क्या प्लान है आज का? आज का प्लान है कि आप दोनों दोस्त बाहर से हमारे लिए कुछ अच्छा खाने को लाइए और हमारी खिदमत करे। ये बोलते हुए शालिनी महल के अंदर चली आई थी विजय के साथ। अभय और काशी ने उन्हें देख के तो मुस्कुरा दिया। ये बात है कंवर सा, तुम रोज रोज यहाँ आ जाते हो। अरे कभी तो अपनी लुगाई के साथ का भी नाश्ता कर लिया करो। अरे लुगाई ना सही, नौकरों को ही खिदमत का मौका दिया करो। चंदो ने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाते हुए कहा, वो क्या है ना, मेरी नौकर मेरी आधी घरवाली की तरह खाना नहीं बना पाते तो मैं सोचूं कि क्यों ना थारे गेल आके खा लूँ। जे तुम किसको आधी घरवाली बोल रहे हो कंवर सा? थारे को मेरी साली साहिबा। मैं थारी साली साहिबा कब हुई? जब शालिनी को दीदी कहोगी तो साली साहिबा ही होगी ना। ये कहते हुए विजय चेयर खींचकर उस पर बैठ गया। जे देख रही हो दीदी, उम्र बाप बनने की हो गई है। आखिरी महीनों चल रहे हो इनकी लुगाई के, पर इनका मजा देखो बच्चों की तरह। अब सुधर जाइए आप कंवर सा। विजय ने शालिनी की प्लेट में खाना लगाते हुए कहा, अब हमारे सुधरना तो बहुत चाहते हैं पर क्या करें, तुम्हें देख के दिल बिगड़ जाता है। ये सुनकर सब हंसने लगे और चंदो शर्मा गई। वैसे ये बताओ चंदो, राणा जी नजर नहीं आ रहे हैं? ये बात तो थम हुकुम सा को पूछो, जो खुद के फैमिली बढ़ा रहे हैं पर हमारी फैमिली ना बढ़ने दे रहे हैं। अरे मने बोलो इनसे कि चलो घूम के आवे हुकुम सा को, और हम हुक्म रानी सा को मामा भी तो बनना है, पर नहीं, मारी को नहीं सुनता। तो इसमें क्या है, आज देते हैं तुम्हें छुट्टी, जाओ और 5 दिन मजे करो शिमला में। यह बोलते हुए अभय ने दो एयर टिकट उसे सामने रख दिए। चंदो तो बस उसे देखी जा रही थी। अब ऐसे देखो नहीं, जल्दी करो नहीं तो फ्लाइट भी चली जाएगी। अभय ने उसे कहा तो सब हंस दिए। ना हुकुम सा, अब तो तब जाऊंगी जब आपकी राजकुमार की शक्ल देख लूंगी। उससे पहले मैं कहीं नहीं जाने वाली। साली दी और हुक्म रानी सा को छोड़ के। तब जे तोहफा थम मने देना और थम दोनों राजकुमारों को के वक्त बिताना। ये बोल वो किचन में चली गई और अभय विक्रम ऑफिस के लिए निकल गए। ऐसे ही हंसी खुशी गुजर रहा था। एक दिन चंदो और शालिनी दोनों नीचे बैठे सौंठ के लड्डू बना रहे थे कि तभी उसे काशी के चीखने की आवाज़। दोनों सब कुछ छोड़ के ऊपर की तरफ भागी। चंदो शालिनी को धीरे धीरे आने का बोल खुद नौकर को बुला के ऊपर चली गई जल्दी से। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है इस स्टोरी में वो हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। आज हम इसे यहीं स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि स्टोरी बहुत बड़ी हो गई है। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको स्टोरी कैसे लगती है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। दोस्तों प्लीज़ जल्दी से 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो। 500 होने वाले हैं। प्लीज़ दोस्तों मेहरबानी करके जल्दी से कंप्लीट कर दो। धन्यवाद।